इसमें देखिएगा, इसमें है कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन को लेट ए एंड बी बी टू एडजेसेंट पॉइंट्स सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी आर। तो हमने इसमें ये कहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है वो, और इस पर जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, और ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए। तो लेट ए एंड बी बी टू एडजेसेंट पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी आर। तो हमने कहा कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वो है डी आर, ए और बी के बीच में। अच्छा, और ए पर जो पोटेंशियल है, ए पर पोटेंशियल हो गया वी, वी इज इक्वल टू वी, ये मान लिया, और जो बी पर पोटेंशियल है उसको मान लिया वी बी इज इक्वल टू वी प्लस डी वी। ठीक है, तो जब भी कभी हम पोटेंशियल निकालते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो जिस पॉइंट पर भी निकालते हैं ये मान कर चलते हैं कि वहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपेल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और हम यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर, बी पर लेकर आ रहे हैं, उल्टा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिएगा, द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर सो क्लोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बिटवीन देम रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो हम ये कहेंगे कि ए और बी इतना नज़दीक है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम कांस्टेंट। लेट वी एंड वी प्लस डी वी बी द पोटेंशियल एट द टू पॉइंट्स। तो इस पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल मान लिया वी है, और इस पॉइंट पर मैंने मान लिया वी प्लस डी वी। मामूली सा अंतर हुआ, इधर वी था और इधर बढ़कर वी प्लस डी वी हो गया। ठीक, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज गिवन बाई। तो हम ये कहेंगे कि जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, हाँ जी, प्लस क्यू प्लस क्यू करा। हमने ये कहा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल भी था, है ना, और यहाँ पर हमने कहा कि इधर से किसी भी चार्ज को लाकर मैंने इधर मूव कराया, तो उसका पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वी प्लस डी वी हो। कितना उसमें चेंज आया, हमने कहा डी वी हो गया। अब हो सकता है वो पोटेंशियल बढ़े, हो सकता है वो पोटेंशियल घटे, वो मुझे नहीं पता अभी। तो हमने ये कहा कि अगर घटेगा तो डी वी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर बढ़ेगा तो डी वी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बस इतना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हमने ये कहा कि अगर यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, तो उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में फोर्स कितनी लगेगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर है द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज। तो टेस्ट चार्ज को ए से बी मूव कराने में वर्क कितना करना पड़ेगा वो देखिएगा। टेस्ट चार्ज को ए से बी मूव कराने में जो वर्क डन है दैट इज एफ डी आर। वर्क डन हो जाएगा एफ डी आर, और एफ हम निकाल ही चुके हैं, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की जगह एफ जो है, फोर्स की जगह मैंने रख दिया माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है, और डी आर हम ए से बी उसको मूव कर रहे हैं, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा, ऑल्सो द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज, ऑल्सो द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज is W is equal to charge into potential difference.
चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। हमें ये मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वो कैसे निकलेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज करके निकलता है। ठीक है, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज करके निकलता है, तो इसलिए हमने ये कहा कि यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मूव करा रहा हूँ मैं, चार्ज Q नॉट इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी VB माइनस VA। A से B तक जाने में पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आया, VB माइनस VA। VB कितना है, V प्लस DB, VA कितना है, V, तो ये हो जाएगा DB। W इज इक्वल टू Q नॉट इंटू DB। ये हो गया। अब ये तो हो गई जी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को इक्वेट कर दीजिए या कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, Q नॉट DB इज इक्वल टू माइनस Q नॉट D DR। Q नॉट से Q नॉट कट गया, DB इधर DR को उधर गया और DB बाई DR इज इक्वल टू माइनस E, या फिर E इज इक्वल टू माइनस DB बाई DR। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस DB बाई DR। और यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो DB बाई DR है, इस टर्म को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होगा। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल surface, any surface that has same electric potential at every point। ठीक है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए, any surface that has same electric potential at every point on it is called an equipotential surface। तो कोई ऐसी सरफेस हो जिस सरफेस पर पूरी की पूरी सरफेस पर सेम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। फर्स्ट है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करने में, किसी भी चार्ज को अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कोई वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क डन। अच्छा, तो ये कैसे पता लगा, देखिएगा, हमने एक सरफेस बना लिया हमको। पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सरफेस जिस पर हम कहीं पर भी चेक करें तो इक्वल अमाउंट का पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, कहीं पर भी चेक करें। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग। Test charge in moving a test charge over an equipotential surface। टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंप्लीट सरफेस बना ली। वैसे करके कोई सरफेस है, इस सरफेस पर
का बी, और हमने ये कहा कि ए से बी तक का डिस्टेंस जो है डेट इज डी एल बाई पर, ये रहेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो अभी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी एक चार्ज को अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो वर्क कुछ भी नहीं होगा। तो हम ये जानते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक अगर मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव कर रहा हूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है क्यू नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए से बी तक मूव करने में वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए। अब वी बी माइनस वी ए क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम ये कह देंगे वी बी माइनस वी बी, बिकॉज वी बी इज इक्वल टू वी ए। इक्विपोटेंशियल का मतलब है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल वी बी है तो इधर भी वी बी होगा, इधर भी वी बी होगा, यहाँ भी वी बी, सब जगह पोटेंशियल सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए वी बी इज वी बी माइनस वी ए जो है उसको मैं वी बी माइनस वी बी ही लिख सकता हूँ। ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क डन कितना हो गया, क्यू नॉट इंटू जीरो। तो हेंस वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इस वजह से हमारा वर्क डन जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, आकाश आयुषी क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ जी, शुभम तो नहीं, शुभम तो बहुत दिनों से आया ही नहीं। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, अभी तो नहीं है। सेकंड देखिएगा, सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्मल ही होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एट एवरी पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ ये कहेंगे कि इफ द फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट वुड हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट अराउंड द सरफेस। तो अगर फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो इट वुड हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट अराउंड द सरफेस। पेज नंबर 15 पर मिलता है। सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट ऑफ वर्क वुड हैव टू बी डन, thus spacing the work have to be done, and as we know that on an equipotential surface no work is required to move a test charge, hence the electric field must be normal to the equipotential surface at every point। ठीक है, तो at every point। अब इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें जो सेकंड है प्रॉपर्टी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब ये इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर जब इसको मान लीजिए इस वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो
तो इसका सरफेस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, एंड V is constant, V is constant over an equipotential surface V is constant over an equipotential surface। तो equipotential surface का मतलब ही है इक्वल पोटेंशियल, मतलब पूरी की पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। पोटेंशियल सेम रहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, अभी तो दोनों का डिफरेंस जीरो आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, सेम है, तो डिफरेंस कुछ है ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, ई बाई डी आर ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है बताइए भाई, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा, कहाँ पर जीरो होगा, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमने ये कहा कि अगर इसको नॉर्मल रखेंगे ना, तब तो हम ये कहेंगे कि इसके कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ई कॉस 90 उसको पूरे को जीरो बना देगा। और अगर नॉर्मल के अलावा कोई और एंगल ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने कोई और एंगल ले लिया, जैसे मान लीजिए ये ई वेक्टर है और ये सरफेस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर इसके अलाउंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है ना, सरफेस के अलाउंग इसका कंपोनेंट ई कॉस थीटा हो जाएगा। ई कॉस थीटा का मतलब कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, चलो अच्छा मेरे को आप 2-3 बार याद करें, अभी हो गया। वही यहाँ पर देखिए मेंशन कर रखा है कि एंड एज वी नो दैट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल ही होना चाहिए, अगर किसी और एंगल पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी और वो ज़ीरो होनी चाहिए। अगला देखिएगा, अगला है no two equipotential surfaces intersect each other। फोर्थ पॉइंट है ना, थर्ड तो ये ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ, ये है कुछ प्रिंटिंग ऊपर नीचे हो रही है। Equipotential surfaces are close together in the regions of strong field and farther apart in the regions of weak field, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा इसका रीज़न क्या है, we know that electric field at any point is equal to the, यही है इसका रीज़न, ये दे रखा है। सॉफ्ट कॉपी में देखो,
ये है, we know that electric field at any point is equal to the negative of potential gradient at that point. तो E is equal to minus dV by dr. तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड. तो E इज इक्वल टू माइनस dV by dr, ये हमको पता है. इट इम्प्लाइज दैट dr इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन E, माइनस dV अपॉन E, और dr इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E. इसका मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा. Thus spacing between the equipotential surfaces will be smaller in the regions where the electric field is stronger and vice versa. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच का जो स्पेस है, एक्चुअली ये क्या है कि dr किसको लेते हैं हम, एक इक्विपोटेंशियल मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेते हैं जहाँ पर हम पोटेंशियल निकालते हैं. तो हम ये कहेंगे कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की स्पेसिंग है. इक्विपोटेंशियल सर्फेस एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, बहुत सारी सर्फेसेस हो गई. हमने कहा उनके बीच की स्पेसिंग है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्पेस कम होगा. यानी कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जितना नज़दीक है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वो दूर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. फोर्थ देखिएगा, नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. तो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल. तो अगर कोई दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट पर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर पोटेंशियल के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है जी, क्लियर. उसके बाद देखिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बात करते हैं. तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में क्या होगा ये देखिएगा. Equipotential surfaces of a positive point charge. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है कि अपनी चारों तरफ सरफेस बनाएगा. कैसी बनाएगा? स्फीयर बनाएगा. जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर. तो वो कहाँ होगा? वो पॉजिटिव से बाहर निकलते हुए होगा. तो ये इस तरीके से बनेगी. एक सरफेस ऐसे ही, ये दूसरी सरफेस ऐसे ही, ये तीसरी सरफेस, और यहाँ से ऐसे हमने लाइंस निकाली है. ये लाइंस क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ ही निकलता हुआ होता है. और ये जो चारों तरफ जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये एक स्फीयर है. तो इसके बाहर ये एक स्फीयर है. तो स्फीयर का अगर मैं पूरा का पूरा एक स्फेरिकल सरफेस ले लूँ तो उसके सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मली जाएगा ना. तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मली जाता हुआ बाहर निकलता हुआ. क्लियर है? समझिए. ठीक है. अच्छा.
सेकंड देखते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। इनका इक्वल पोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हुई नेगेटिव में आती हुई, जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव से निकलती हुई और नेगेटिव में आती हुई। तो इस तरीके से यदि हमारा टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस का जो गैप है वो बहुत कम होगा, दे आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो हम ये देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ही होती है कि पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में जाता है, तो इसका मतलब ये जो बीच का रीज़न है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्पेसिंग बिटवीन इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस वो कम हो जाएगा। एक सरफेस दूसरा सरफेस तीसरा सरफेस चौथा सरफेस आप देख रहे हैं बहुत क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। ऐसे यहाँ पर भी बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर दे आर वाइडली अपार्ट। तो 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4, तो ये जो सर्फेसेज हैं इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेज, इनका गैप बड़ा है। तो गैप बड़ा है तो मुझे पता है कि यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नेगेटिव पोटेंशियल की नेगेटिव चार्ज की तलाश होती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है। अब पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है इनको, नेगेटिव को ढूंढते फिर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब नेगेटिव को ढूंढेगी, नेगेटिव मिलेगा नहीं, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा वीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इस वजह से गैपिंग ज़्यादा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो गैपिंग ज़्यादा है। यहाँ बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्पेस कम है। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखेंगे थर्ड है इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेज ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस का इक्वल पोटेंशियल सर्फेस वो देखेंगे। Positive charges. अब आगे देखिए कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, रिपल कर देगी, रिपल करेगी तो ऐसे मुड़ जाएगी।
क्या है कि जो बीच वाला रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा बड़ा वीक होगा, और जब वीक होगा तो इसलिए स्पेसिंग बीच में बढ़ी हुई होगी, है ना। और जब यहाँ पर वीक है तो एक जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है तो दूसरी जगह वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, तो यहाँ पर वो नज़दीक आ जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे आर क्लोजली पैक्ड, और ऐसे यहाँ पर भी दे विल बी क्लोजली पैक्ड। क्लियर है जी, समझ गए। उसके बाद देखिएगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस किस तरह से होती है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इस तरीके से होती हैं कि दोनों सबके इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में ना बराबर गैप होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है, हमने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में गैप कम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में गैप ज़्यादा है। अगर गैप बराबर बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ज़्यादा है ना कम है, यानी कि यूनिफॉर्म है। तो इस वजह से हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में गैप बराबर बराबर दिखा दिया। 2 सेंटीमीटर इधर है तो अगले में भी 2 सेंटीमीटर, उससे अगले में भी 2 सेंटीमीटर, ऐसे होता है। ठीक है जी। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कल देख लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आज रहने दीजिए, क्योंकि इसमें n पॉइंट चार्जेस 3 पॉइंट चार्जेस ये बताकर साथ में न्यूमेरिकल भी करना जरूरी है। आज रहने दीजिए, इसको मैं कल करवाता हूँ कल, लेकिन ना मैं आपको हाँ इसी टाइम तक बुला 10 या 11 बजे तक बुला। ठीक है, क्लास में जो भी टाइम हो केमिस्ट्री का बता देना, मैं उसके हिसाब से आगे या पीछे करूँगा।